सो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। और हम आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पहला टॉपिक है, जिसे हम ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स में से है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्लास 11th का पार्ट है, एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स हैं और जो 7 to 8 टॉपिक्स इस चैप्टर्स में कवर्ड होते हैं वो थरो न्यूमेरिकल बेस हैं विद वेरी स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। तो इसी बिहाफ पर चलिए हम अपना पहला टॉपिक, जिसे हम ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमको याद होना चाहिए, दैट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है। तो बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये पहला बेसिक है इसका कि ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहता क्या है। मान लीजिए आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करा और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को चलिए बच्चों हम ए बी कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहली भी चीज तो क्या होती है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो कैटेगरीज में फॉल होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो एक्चुअली अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है कम समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, पर वो थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है। तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोलाइट या वो कंपाउंड जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, एक लिमिटेड पीरियड में उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो उसी पीरियड में पार्शियली डिसोसिएट हो उसको एक्चुअली हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखिए, लेट अस कंसीडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, और जब ये ए बी अपने आयंस में टूटेगा तो ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस में टूटेगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम यहां पे इनिशियल मोल्स को कंसिडर करेंगे, तो जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो आप हमेशा इस चीज को जानते ही होंगे कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इनिशियल मोल्स का मतलब जब आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स लिया है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, और उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन को इंटीजर फॉर्म में हम 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इनिशियल मोल्स एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड फॉर रिएक्टेंट इज 1 मोल, वेर एज द प्रोडक्ट्स एट t इज इक्वल टू टाइम 0 सेकेंड्स की उनकी जो मोल्स की कंसंट्रेशन होगी बच्चों वो 0 होगी, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में कोई भी रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। अब देखिए कि कुछ समय बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, सपोज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ, तो इस चीज को आप बेसिकली बोलते हैं कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखिए, बात करें मोल्स एट इक्विलिब्रियम की, ठीक है, तो वहां पे बात करते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम की। तो अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ होगा, इसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स खत्म हो गए होंगे, और जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स खत्म हुआ होगा उसको बच्चों हम अल्फा कहते हैं, या जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली किस एक्सटेंट तक एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, उस एक्सटेंट को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, और उसे हम अल्फा से सिग्निफाई करते हैं।
तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे भी हमारे 1 मोल थे, ये A पॉजिटिव भी 1 मोल है और ये B नेगेटिव भी बच्चों 1 मोल है। तो जितने हमारे यहां पे मोल्स डिसोसिएट होंगे उतने ही यहां पर बनेंगे। मान लीजिए 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहां पे बच्चों जो 1 माइनस अल्फा है वो एक्चुअली मोल्स लेफ्ट है, कब? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहां से जो अल्फा डिसोसिएट हुआ वही यहां पर बनेगा। दैट मींस A पॉजिटिव भी अल्फा होगा और B नेगेटिव भी अल्फा होगा। अब सपोज बच्चों यहां पे ये 2 अल्फा होता, 2 मोल्स होते तो यहां पे भी 2 अल्फा हो जाता, और यहां अगर हाफ होता तो यहां पे भी हाफ होता। तो दैट मींस कि जो अल्फा की वैल्यू है वो एक्चुअली प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगी। अब यहां तक तो हमने बात करी बच्चों मोल्स की। अब देखिए अगर हमें यहां पर कंसंट्रेशन निकालनी हो तो आपको पता होता है कि जो कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है N/V। दैट मींस कि अगर आप यहां पे कंसंट्रेशन को निकालना चाहें तो आप यहां पे मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे, आप इन मोल्स को वॉल्यूम फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए और आपको यहां पर एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। तो दैट मींस कि 1 माइनस अल्फा बाय V इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम, अल्फा बाय V इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव एंड अल्फा बाय V इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। अब मान लीजिए आप यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं और आपको यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सपोज कैलकुलेट करना है, तो आप इस चीज को कैसे करेंगे चलिए हम यहां पे देखते हैं। तो यहां पे जब आपने अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन किया, लॉ ऑफ मास एक्शन किया, तो आप देखेंगे कि जो K होता है वो आपको पता होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहां पे आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस जो कि हमारी A पॉजिटिव और B नेगेटिव है डिवाइडेड बाय AB की कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम की हमने बात करी, और इस फॉर्मूले से हम एक्चुअली K जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं वो निकाल सकते हैं। और अब देखते हैं आप यहां से A पॉजिटिव की वैल्यू, B नेगेटिव की वैल्यू और बच्चों AB की वैल्यू यहां पे हम पुटअप करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो K आएगा वो आ जाएगा अल्फा बाय V, हमारे पास B आएगा अल्फा बाय V, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा और V ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये V से V देखिए कट जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। दैट मीन्स आपके पास जो K का एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू V। तो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने का। अब देखिए आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं बच्चों की जो C है, जो कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम का इनवर्स है। दैट मींस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पे अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं कि अगर हम इस वॉल्यूम में 1/C कर दें बच्चों तो ये जो K है ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में जब मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। आप ध्यान रखिएगा कि हियर C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, यहां तक बात क्लियर है आपको। अब देखिए फॉर वेरी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उस चीज को मैं यहां कर रहा हूं। देखिए फॉर वेरी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स की जब आप बात करेंगे तो आप बेसिकली यहां से 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्फा है बच्चों फॉर वेरी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करेंगे आप तो आप देखते हैं कि उसमें जो
डिसोसिएशन फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है। दैट मीन्स जो यहां पर हम अल्फा की बात करेंगे बच्चों, तो ये जो अल्फा है ये बहुत बहुत छोटा हो जाता है इनिशियल मोल्स की कंसंट्रेशन के। दैट मीन्स कि हम इस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं और यहां पे जो के का फॉर्मूला बन जाएगा, मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहा हूं, इट विल बी सी अल्फा स्क्वायर। तो आप यहां पर इस चीज को निग्लेक्ट करके ये चीज को आप लिख सकते हैं, और वॉल्यूम के अगर आपको टर्म में लिखना है तो आप इसी चीज को बच्चों अल्फा स्क्वायर बाय वी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन में इसी पर बेस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने यहां पर दो बेसिक फॉर्मूलेस को चेकआउट किया है, जिसमें हमने के को निकाला है और हमने के को एक बार v के टर्म्स में निकाला है और के को एक बार c के टर्म्स में निकाला है। इसमें एक छोटी सी बात और है जो हम इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि यहां जब फॉर्मूला बेस की हम बात करते हैं तो हमें बेसिकली बच्चों तीन बड़े फॉर्मूलेज यहां पर मिल रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आगे जाके इस चैप्टर में हर जगह अप्लाई होगा। तो यहां पे जो तीन फॉर्मूलेज हमने देखे हैं जिस पर हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने देखा वो देखा K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन K जो हो जाएगा वो सी अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या अल्फा स्क्वायर बाय v के बराबर हो जाएगा बच्चों। और इसी को अगर मैं लिखूं अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय v। तो देखिए ये दो फॉर्मूलेज हैं जिसका हमें एप्लीकेशन करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है। अब देखिए यहां पर उस पे हम बाद में चलते हैं, लेकिन अगर हमें मान लीजिए यहां पे अल्फा फैक्टर दे रखा है, तो अगर हम यहां पर अल्फा निकालने की कोशिश करें तो अल्फा हमारे पास k बाय सी का अंडर रूट हो जाएगा, या अल्फा विल बी इक्वल टू k इंटू वी का अंडर रूट। ठीक, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अल्फा जो है स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड करता है। अब बात रही कि अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स निकालनी है, अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स निकालनी है, ऑफ टू एसिड्स निकालनी है बच्चों, तो वो 100% डिपेंड करेगा उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, और दैट विल बी इक्वल टू K1 बाय K2। तो चलिए इसी न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पे हम यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां पर ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को देख लिया है, और जो ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के समरी फॉर्मूलेज थे वो ये लिखे हैं। तो चलिए इसी पर हम दो यहां पर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमें यहां दे रखी है, अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ 0.001 एन एसिटिक एसिड dissociates 11.7% and you have to calculate the dissociation constant। तो देखिए ये इस लॉ पे कैसे एप्लीकेबिलिटी रखता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए यहां पे एसिटिक एसिड दे रखा है, तो आप सभी को पता है कि एसिटिक एसिड जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जैसे ही यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आया, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ostwald's dilution law comes into play। That means कि ये क्वेश्चन Ostwald dilution law से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर हमको बेसिकली बच्चों कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 N दे रखी है, और यहां पे डिसोसिएट्स दे रखा है 11.7%। दैट मीन्स मुझे यहां अल्फा दे रखा है और ये दे रखा है बच्चों 11.7%। दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी, मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा और यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी
इसको हम कह सकते हैं 11.7 इंटू 10 की पावर -2। देखिए मैं इसको डिवाइड करके 0.117 भी कर सकता था, लेकिन इसको इस फॉर्म में रखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि जो आंसर्स होते हैं वो पावर फॉर्म में अगर होते हैं तो उसको हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। अब देखिए यहां पे जो हमें दे रखा है कि आपको k निकालना है, तो आपके पास c, अल्फा और k का बच्चों क्या रिलेशन है, चलिए यहां से देखते हैं। देखिए ये आपके पास k है, ये आपके पास c है और ये अल्फा है। दैट मीन्स कि आपके पास जो यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है k बराबर c अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुटअप करना है जो कि 0.001 दे रखी है। अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11.7 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर लगभग 1.55 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। देखिए कैसे इस चीज को हम समझते हैं, ये लगभग आपका 1.55 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो दैट इज how you will calculate the dissociation constant when concentrations and the degree of dissociation is concerned। अब देखिए यहां पे ये 10 की पावर -5 आपका यहां पर ये आ जाता है। तो देखिए 11.7 दे रखा है आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसको अगर हम 12 करते हैं तो आप इसका स्क्वायर करिए 12 का, जो 144 के अराउंड आएगा। अब देखिए उसके बाद आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये सब कुछ सेट होके जो पावर वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -5 आएगी। तो इसे आप कैलकुलेट करके एक अप्रोप्रिएट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं, लेकिन ये जो टाइप है बच्चों थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे जब कभी भी हम कंसंट्रेशंस की बात करते हैं हम मोल्स पर लीटर के टर्म्स में कंसंट्रेशन की बात करते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए जो खासियत है इस क्वेश्चन की, दैट इज द टाइप 2 क्वेश्चन, इज कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड्स इन ग्राम्स पर लीटर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको अगर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आपकी कंसंट्रेशन आएगी और आपको उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। जब भी कंसंट्रेशन आपको मोल्स पर लीटर में दे रखी है और उसको आपको ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट थिंग बाय इट्स मोलर मास। तो चलिए यहां पर पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन निकालनी ऑफ एसिटिक एसिड इन ग्राम्स पर लीटर गिवन अल्फा एंड Ka, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, टू बी 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो देखिए यहां पे अल्फा और K का रिलेशन हमें कहां से मिल रहा है, अगेन हमें इस फॉर्मूले से ये रिलेशन मिल रहा है। तो देखिए फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है बच्चों, K बराबर C अल्फा स्क्वायर। यहां पे जो कंसंट्रेशन आएगी, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कंसंट्रेशन आएगी ये मोल्स पर लीटर में आएगी, लेकिन हमें एक्चुअली निकालनी किस में है, ग्राम्स पर लीटर। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंसंट्रेशन को। K की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और आपके पास अल्फा दे रखा है 1%। दैट मीन्स आपको अल्फा की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो 1% दे रखी है, तो वो 1/100 हो जाएगी। तो ये ऊपर जाके आप देखेंगे 1/100 इंटू 1/100, ये आपके पास ये चीज देखिए यहां पर आ गई। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन को, तो देखिए ये आपके पास 0.18, ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब हमारे पास ये बचा, तो ये आ गया हमारे पास 0.18 मोल्स पर लीटर। ये देखिए ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कंसंट्रेशन को हमें ग्राम्स पर लीटर में कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आपको कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करनी हो तो जो भी आपकी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आई थी उसको आप क्या कर दीजिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोलर मास किसका, बेसिकली एसिटिक एसिड
का। तो देखिए मोल्स पर लीटर में निकालनी होगी तो ग्राम पर लीटर को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, और अगर ग्राम पर लीटर में निकालनी हो तो आप मोलर मास की कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों मोलर मास से। तो हमारे पास जो कंसेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आई वो 0.18 आई, और जब आप इसको मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18×6 108 108 ग्राम पर लीटर। तो देखिए यहां पर हमने आज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के बेसिस पर 2 एप्लीकेशंस किए, जिसमें हमने एक में डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालना सीखा है और एक में हमने कंसंट्रेशन को निकालना सीखा है।